सुप्रभात बच्चों। आज हम आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 से 1375 तक का साहित्य आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इस कालखंड में विभिन्न कवियों, नाथों, सिद्धों ने अपने काव्य से हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल में रासो काव्य की अधिकता तथा उसमें वीरता की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर इसका नामकरण वीरगाथा काल रखा है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह नाम उचित प्रतीत नहीं होता। जब हम हिंदी साहित्य के आदिकाल का व्यापक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, तब हमारे सामने इस काल के साहित्य की विभिन्न विशेषताएं उभर कर आती हैं। नंबर 1, ऐतिहासिकता का अभाव। इस काल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की महानता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए समय ऐसी कपोल कल्पित घटनाओं का वर्णन किया है जो इतिहास से मेल नहीं रखती। ऐतिहासिक घटनाओं और उसके घटित होने के समय में कई विरोधाभास मिलते हैं जो इतिहास से मेल नहीं रखती। ऐतिहासिक घटनाओं उसके घटित होने के समय में कई विरोधाभास मिलते हैं। इन काव्यों में इतिहास की अपेक्षा कल्पना का बाहुल्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतीय कवियों ने इतिहास पर लिया शैली उनकी वही पुरानी रही। इसमें काव्य निर्माण की ओर अधिक ध्यान था, विवरण संग्रह की ओर कम। कल्पना विलास का अधिक मान था तथा निरूपण का कम। इन कवियों ने अपने ऐतिहासिक पुरुषों से संबंधित जो तिथियां, सन, संवत लिखे हैं, इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐतिहासिकता की ओर इन कवियों का ध्यान ही नहीं गया। नंबर 2, संदिग्ध रचनाएं। ऐतिहासिकता के अभाव के कारण ही इस काल की रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध हो गई है। इस काल के सभी ग्रंथ भाषा शैली और विषय सामग्री की दृष्टि से अनेक शताब्दियों का परिवर्तित और परिवर्तन होते रहे हैं। पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, विश्वदेव रासो, परमाल रासो, हमीरदेव रासो आदि रचनाएं इतिहास की दृष्टि से संदिग्ध हैं। यह रचनाएं घटना, समय, पात्र, तिथि, भाषा आदि की दृष्टि से संदिग्ध हैं। आदिकाल की लगभग सभी रचनाओं की ऐतिहासिक घटना, समय, स्थिति, भाषा आदि इतिहास से मेल नहीं खाती है। अतः उनमें से अधिकतर रचनाएं किसी न किसी प्रकार से इतिहास से संबंध रखती हैं। नंबर 3, ऐतिहासिकता का अभाव। इस काल के राजसू साहित्य में राष्ट्रीयता भावना का अभाव भिन्नता है। इस काल के राजपूत राजा पराक्रम और शौर्य में महान कहे जा सकते हैं। अपने आश्रयदाताओं की महानता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने वाले कवि अपने आश्रयदाताओं के राज्य को ही राष्ट्र मानते थे। छोटे छोटे राज्य रजवाड़े अपनी आन बान और शान के लिए युद्ध करते थे। उनका ध्यान न जनता के प्रति था और न ही राष्ट्र के प्रति। अपने सुख भोग के स्वार्थ में लिप्त थे। उनकी राष्ट्रीयता संकुचित थी। अपने छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझने वाले इस राजाओं ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण राष्ट्र को कभी राष्ट्र नहीं माना। राष्ट्र शब्द समूचे देश का सूचक है, न होकर अपने अपने छोटे छोटे राज्य के सूचक था। यदि सभी राजा संगठित होकर विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करते तो शायद भारत परतंत्र न होता। व्यापक दृष्टि
से इस युग में राष्ट्रीयता का अभाव ही हमारी पराजय का कारण बना। उनके लिए अखंड भारत की सत्ता का कोई महत्व नहीं था। नंबर 4 है आश्रयदाताओं का यशोगान। इस काल का लगभग प्रत्येक कवि दरबारी कवि है, अतः दरबार में राजा तथा सामंतों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने अपने अपने राजा की युद्ध वीरता, धर्म वीरता, दान वीरता, कर्म वीरता तथा श्रृंगारिकता का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। कोई भी कवि इसका अपवाद नहीं है। नंबर 5 जनजीवन से अछूता काव्य। इस राजस्व काव्य ग्रंथों में सामान्यतः जीवन उभर कर आया है। राजा, सामंत व कवियों का सामान्य जीवन से कोई संबंध नहीं था। राजा दरबारी कवि से जनजीवन की विस्तृत व्याख्या की आशा भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने तो स्वामी सुखाए काव्यों की रचना की। इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं, राजाओं की वीरता, युद्ध, भोग विलास की प्रवृत्ति एवं प्रशंसा आदि का उल्लेख करने तक ही अपने आप को सीमित रखा है। इन रचनाओं में समाज में घटने वाली घटनाओं, धर्म अधर्म, जाति अमीर गरीब, ऊंच नीच, छुआछूत आदि विभिन्न बातों का उल्लेख नहीं है। इन कवियों के लिए मानव साधारण जनता से कोई संबंध नहीं है। इस काल के कवि सामान्य जनजीवन से कटे रहे। नंबर 6 काव्य रूप। काव्य रूप से अभिप्राय काव्य के प्रबंध अथवा मुक्तक होने से है। इस आधार पर इस युग की अधिकांश रचनाएं प्रबंध काव्य ही हैं। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो महाकाव्य है। संदेश रासक खंड काव्य है। हालांकि विद्यापति और अमीर खुसरो का काव्य मुक्तक रूप और गीति काव्य के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, परंतु इस युग में साहित्य केवल काव्य के रूप में ही मिलता है। गद्य साहित्य इस काल में नहीं मिलता। गद्य में केवल फुटकर रूप में ही लिखने का प्रयास किया गया है। नंबर 7 प्रकृति चित्रण। इस काल के साहित्य में प्रकृति वर्णन आलंबन उद्दीपन दोनों रूप में हुआ है। रासो काव्य की प्रवृत्ति के आकर्षक चित्र अंकित हुए हैं। पृथ्वीराज रासो और विशलदेव रासो में प्रकृति के आलंबन उद्दीपन दोनों रूपों का चित्रण है। इसके रचयिताओं ने प्रकृति के चित्रों से भी भाव चित्र और सौंदर्य प्रदान किया है। ग्राम, नगर, वन, पर्वत, नदी आदि के वर्णन द्वारा प्रकृति के स्वतंत्र चित्र प्रस्तुत किए हैं। नायक नायिका के प्रेम वर्णन प्रस्तुत करने के लिए उद्दीपन रूप का अधिक प्रयोग किया है। 12 मासों तथा ऋतु के प्रकृति चित्र संयोग वियोग में उद्दीपन का ही कार्य करते हैं। नंबर 8 है अभिनेता। रासो काव्य की एक विशेषता उनकी अभिनेता रही है। गीत, नृत्य और अभिनय की परंपरा का प्रचार प्रसार जैन धर्मावलंबियों के मध्य अधिक रहा है। यही कारण है कि उसके द्वारा सृजित सभी रासो काव्य इसी शैली के अंतर्गत आते हैं। दूसरी परंपरा का प्रचार प्रसार जैनियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के सामाजिक वर्ग में रहा है। विद्वानों की मान्यता रही है कि इस रासो का गायन अभिनेता के साथ होता था। नंबर 8 जो मुख्य है वो भाषा होती है। भाषा आदिकालीन रासो काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता डिंगल पिंगल भाषा है। यह उन दिनों यह राजस्थान की साहित्यिक भाषा ही थी। वीर रस के पूर्ण भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए भाषाएं बहुत उपयुक्त है। इन कवियों ने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ अरबी, फारसी, प्राकृत, पंजाबी और ब्रज भाषा आदि के शब्दों का प्रयोग भी किया है। डिंगल भाषा का प्रयोग जहाँ शुद्ध वर्णन के लिए हुआ है, वहीं श्रृंगार वर्णन में कवियों ने पिंगल भाषा का प्रयोग किया है। वस्तुतः आदिकाल अपभ्रंश और हिंदी के संक्रमण का काल था, इसलिए इस युग के काव्य ग्रंथों में भाषा के विविध रूप मिलते हैं। इस काल के रासो ग्रंथों में छंदों का विविध रूप में प्रयोग किया है। इन कवियों ने कवित, दोहा, रोला, गाथा, छप्पे, कवित, कुंडलियाँ आदि छंदों का सफलतापूर्वक वर्णन किया है।
अलंकारों का शब्दानुसार और अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों का सुंदर सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी प्रवृत्तियाँ, मुख्य प्रवृत्तियाँ बहुत सी हैं। इसका महत्व, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? महत्व, आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस काल में अनेक असंगतियां, अतिशोक्ति एवं भ्रांतियों के होने के बावजूद भी रासो साहित्य का साहित्य एवं इतिहास दोनों दृष्टि से अक्षुण्ण महत्व है। निसंदेह आदिकाल का समस्त साहित्य अपने आप में बेजोड़ है। अतः आदिकाल को हिंदी साहित्य का एक समृद्ध युग माना जा सकता है। धन्यवाद।